अनलिस्टेड शेयर्स और कि प्री आईपीओ स्टॉक्स खरीदने से आपके लिए फ़ायदा हो सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। लिस्टेड शेयर्स वो तो मार्केट में लिस्टेड होने के कारण उसके प्राइस के बारे में आपको जानकारी होते हैं, लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स जब तक वो तो लिस्ट होते उस समय तक उसका प्राइस के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं होते। अब तो आईपीओ से पहले किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप तो अनलिस्टेड शेयर्स में ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो आपको अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा टेलीकॉल्स और मार्केटिंग मैसेजेस भी आते हैं। ये तो इसी तरह मार्केट कर दिया जाता है कि यह तो भविष्य काल में अच्छा फ्यूचरिस्टिक रिटर्न कमा कर सकेंगे, लेकिन यह अनलिस्टेड स्टॉक्स में रिस्क भी पड़ती है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है, सही है ना। अनलिस्टेड स्टॉक्स का पहले डीमेरिट होते हैं कि लिमिटेड लिक्विडिटी। लिस्टेड शेयर्स की तरह अनलिस्टेड शेयर्स तो ट्रेडेड नहीं होते और इसका ट्रेड वॉल्यूम तो ज़्यादा कम ही पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा शेयर्स तो प्रमोटर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही रखने के कारण मार्केट में इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ शेयर्स ही होते हैं। जब मार्केट में लिमिटेड सप्लाई ऑफ शेयर्स होते हैं उस समय उसका प्राइस तो आसानी से मैनिपुलेट हो सकेंगे। उसी कारण जब आप यह शेयर को बेचना चाहते हैं तो भी आप तो ज़्यादा प्राइस के लिए बेचने की बावजूद कम प्राइस के लिए बेचने की ज़रूरत पड़ सकेंगे। फिर भी आप तो ज़्यादा प्रीमियम उपलब्ध करते हुए यह शेयर्स को खरीदना तो भी आपके लिए कम प्राइस के लिए बेचने की ज़रूरत पड़ सकेंगे। यही लिमिटेड लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होते हैं। अनलिस्टेड स्टॉक्स में होने वाले और भी बिगर डिसएडवांटेज होते हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर जो कंपनी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को हैंडल कर दिया जाते वो तो हर क्वार्टर उसका रिजल्ट को रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो तो स्टॉक एक्सचेंजेस को नोटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी भी ड्रामेटिक इवेंट जो स्टॉक का प्राइस और वैल्यू अफेक्ट कर दिया जाते उसको भी वो तो नोटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी तो अनलिस्टेड स्टॉक्स में नहीं होते हैं। अगर ईयर अंतिम में ही आप तो उस परफॉर्मेंस ऑफ द अनलिस्टेड स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिलते हैं। इसके कारण आपको उस कंपनी परफॉर्मेंस को जज करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। अनलिस्टेड स्टॉक्स में होने वाले तीसरे बिगर डिसएडवांटेज होते हैं कि हाइयर रिस्क ऑफ फ्रॉड। मार्केट में सैडली फ्रॉडलेंट डीलर्स भी होते हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण इससे हो तो फ़ायदा उठा पाने के लिए ज़्यादा प्रयास कर दिया जाते हैं। वो तो आपके लिए ज़्यादा प्राइस के लिए बेच कर दिया जाते हैं और आपसे भी वो तो कम प्राइस के लिए वापस खरीद कर दिया जाते हैं। और कुछ डीलर्स तो ऐसा बोलते हैं कि मैंने बाकी अदर डीलर्स से कंपेयर करने से मैं तो कम चार्ज ही खरीद कर दिया जाते हैं, लेकिन जब समय आते उस समय वो तो शेयर्स आपके लिए डिलीवर नहीं करते हैं। अगर आप पूछते हैं कि ये तो नॉर्मल मार्केट में भी पॉसिबल हो सकेंगे, नॉर्मल मार्केट में देखें तो स्टॉक एक्सचेंज ही डिलीवरी रिस्क को हैंडल कर दिया जाते हैं। बायर जो भी हो उसको डिलीवर करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ही पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यही अनलिस्टेड शेयर से लिस्टेड शेयर्स में होने वाले सबसे बड़े एडवांटेज होते हैं। ट्रेडर जो भी हो, अगर वो स्टॉक्स प्रॉपरली डिलीवर कर दिया जाते या नहीं, अगर आपने लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो यह सारी विषय के बारे में अब तो कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में बाई ट्रांसैक्शन को ऑर्डर करने की ज़रूरत पड़ती है और वापस में बाई ट्रांसैक्शन तो स्टॉक एक्सचेंज एग्जीक्यूट करने के बारे में प्रयास कर दिया जाते हैं। अगर वो सेल करते या नहीं, यह सारी चीज़ तो स्टॉक एक्सचेंज ही हैंडल करते हैं। यही एवॉल्व और रेगुलेटेड मार्केट में होने वाले सबसे बिगर एडवांटेज होते हैं। अगर आप तो अनलिस्टेड स्टॉक्स नॉन प्रोफेशनल डीलर्स वजह से इन्वेस्ट कर दिया जाते तो किसी भी समय अगर देखें तो आपका एंटायर इन्वेस्टमेंट तो रिस्की हो सकेंगे, जिसके वजह से आपके लिए लॉस एक्सपीरियंस करने का मौका भी हो सकेंगे। अनलिस्टेड स्टॉक्स में होने वाले छोटे बिगर डिसएडवांटेज होते हैं कि इसमें कोई भी प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म नहीं है। अगर आपके लिए कोई भी जानकारी नहीं होती कि एक पर्टिकुलर कंपनी का वैल्यूएशन तो कितना हो सकेंगे, और जब आईपीओ होते उस समय ही अगर ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस स्टॉक्स को बेचते और खरीद कर दिया जाते उस समय उस स्टॉक का एक्चुअल वैल्यूएशन के बारे में आपको जानकारी मिलते है। उस समय उस स्टॉक का प्राइस डिस्कवरी हो सकेंगे। रियल एस्टेट में इसी तरह कोई भी प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी नहीं होते, क्योंकि वही पीस ऑफ लैंड अगर एक आदमी चाहते तो वो तो 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए बेचने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं। वही आदमी वही पीस ऑफ लैंड को 3 महीने होने के बाद किसी भी कारण के लिए 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बेचने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं, और एक आदमी वही पीस ऑफ लैंड को 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बेचने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं।
यही कारण के लिए वो आदमी वो तो जितना प्राइस के लिए बेचना चाहते उस प्राइस में वो तो बेच कर सकेंगे। इसमें कोई भी प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी नहीं होते हैं। अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स और लिस्टेड स्टॉक्स में भी प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी हो सकेंगे। यही कारण के लिए आपको पता चलता है कि आप तो जितना प्राइस के लिए ख़रीदना चाहिए और जिस प्राइस के लिए आप तो बेच कर सकेंगे। अनलिस्टेड स्पेस में इसी तरह नहीं होते हैं। अगर देखें तो फ्रॉडलेंट डीलर्स तो उसका हाई एजेंट कमीशन के लिए वो तो रीजनेबली उस स्टॉक प्राइस को इन्फ्लेट कर दिया जाता है और आपके लिए बेच कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए आप एज ए इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएशन के बारे में प्रॉपर जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अनलिस्टेड स्टॉक्स में होने वाले पांचवा रिस्क होते कि रेगुलेटरी ओवरसाइट। सेबी तो जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स और लिस्टेड स्टॉक्स को रेगुलेट कर दिया जाता है उसी तरीके से वो तो अनलिस्टेड स्टॉक्स को रेगुलेट नहीं करते हैं। इसके अर्थ नहीं कि इसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं है। अगर देखें तो इसमें थर्ड पार्टी शेयर ट्रांसफ़र तो प्रोहिबिटेड होते हैं, टर्म ड्यूटी रिक्वायरमेंट होते हैं और डीपी फॉर एवरी ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन ये सब तो बेसिक रेगुलेशन से होते हैं और इसमें म्यूचुअल फंड्स और लिस्टेड स्टॉक्स की तरह एडवांस रेगुलेशन नहीं है। अगर देखें तो इसमें कम रेगुलेशन से होने के कारण इसमें ज़्यादा फ्रॉड होने की मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। इसी कारण के लिए आप एज ए इन्वेस्टर तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है जो आपको वेल्थ बनाने के लिए मदद कर सकेंगे। अगर आप इसी तरह अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप तो ब्लाइंड रिस्क लेने के लिए समान होते हैं। अगर आप इसी तरह अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपके पैसा को खोया हुआ है तो आप तो इसी तरह नहीं सोचना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही खोया हुआ है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ भविष्यकाल और देने वाले कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट भी आप एज इन्वेस्टर तो खोया हुआ है। अब इसको समझने के लिए अब हम देखेंगे एक उदाहरण। अगर देखें तो 1996 टू 1997 अगर एक इन्वेस्टर तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते और वो तो उसके बाद कोई अदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया जाते और आज इसका करंट वैल्यू होता है कि 1.75 करोड़। इसी कारण के लिए अगर वो इन्वेस्ट तो 1 लाख अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते और किसी भी कारण के लिए वो तो एंटायर इन्वेस्टमेंट को खोया हुआ है तो हम तो इसी तरह नहीं समझना चाहिए कि वो तो सिर्फ 1 लाख ही खोया हुआ है। अगर देखें तो वो 1 लाख देने वाले 1.75 करोड़ भी वो इन्वेस्टर तो खोया हुआ है। अगर आप अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप तो पहले लार्ज मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ही आप तो अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप तो म्यूचुअल फंड वजह से रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के बिना आप तो अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे, क्योंकि फंड मैनेजर्स तो अनलिस्टेड स्टॉक्स वजह से भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो वो तो कमा कर दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड में भी आप तो अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब तो इन डेप्थ रिसर्च और उस वैल्यूएशन सही है या नहीं यह सब को एनालाइज करते हुए फंड मैनेजर तो अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसी कारण के लिए जब वो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो वो तो फ्रॉडलेंट डीलर्स के साथ डीलिंग्स नहीं रखते। फंड मैनेजर देखेंगे तो वो तो जितना वेटेज या अनलिस्टेड स्टॉक्स देना चाहिए उसके बारे में भी उसके लिए सर्टेनिटी होने के कारण आप एज ए इन्वेस्टर तो ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप तो पहले ही म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाते और आप तो अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी कंसिडर कर सकेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में भी सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो रेडीली अवेलेबल होते हैं और स्पेसिफिक एईएफ में देखें तो अनलिस्टेड स्टॉक्स में फोकस कर दिया जाते हैं। एक प्रोफेशनल ऑल्टरनेट फंड मैनेजर ही आपको गाइडेंस दे सकेंगे। बात तो यही है आप तो अनरेगुलेटेड स्पेस में भी रेगुलेटरी बॉडी वजह से इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई भी संदेह है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में होने वाले लिंक को उपलब्ध करते हुए आप तो हमारे फाइनेंशियल प्लानर के साथ इनिशियल कंसल्टेशन बुक कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलते हैं। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।